Hello friends, this is a missing part of our chapter Judiciary book first. The heading is Judiciary and Rights. As students told me that I missed that part, so I am giving you that portion. The Constitution provides two ways in which the Supreme Court can remedy the violation of rights. अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो रेमेडी है वो दे सकती है. फर्स्ट, इट कैन रीस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स ऑफ. देखिए, जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है. किस किस कौन कौन सी हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ. हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस एट्सेट्रा under Article 32. The High Courts also have the power to issue such type of writs under Article 226. Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational. Article 13. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी इससे जुड़े हुए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है और उसके लिए ये कह सकती है कि इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता. अंडर आर्टिकल 13, द कॉन्स्टिट्यूशनल वेज एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन वन हैंड एंड इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एज अ प्रोटेक्टर बनाया है फंडामेंटल राइट्स के लिए, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को और डिस्क्राइब करता है लोगों के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू? अगर किसी कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा से देख सकता है. इट मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट कंक्लूजन दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर किसी निचली अदालत के फैसले में ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ उसमें फैसला सही नहीं हुआ है, तो कोर्ट उसको दोबारा से, अपर कोर्ट उसको दोबारा से देख सकती है. सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को, बने हुए एक्ट को चैलेंज दे सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है. द रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर. और ये पावर जो है रिव्यू की, ये लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून के लिए भी शामिल है इसमें. नाउ टेक अ लुक on the relation of judiciary and parliament. The court has been active in seeking to prevent subversion of constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of the president and governor, were brought under the purview of court. और साथ ही साथ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो कोर्ट के एरिया से, वर्किंग एरिया से बाहर रखे गए थे, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर हैं, उनको भी कानून के अंडर में लाने के प्रोसेस की बात चल रही है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन अ डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड
सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि पावर किसी एक के हाथ में स्टोर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए 3 ऑर्गन्स में पावर बराबर डिवाइड की गई हैं। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। Thus, the parliament is supreme in making laws and amending the constitution. That is the first organ of our government. Only parliament has the power to make laws and implement and policies, whatever. The executive is supreme in implementing them in the while. और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो जो लॉज और पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं लोगों पर। वाइल द जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉज दैट हैव बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी का जो पावर है वो ये देखना है कि जो लॉ जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो झगड़े वगैरह हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो सेटल किए जाएं, डिसीजंस दिए जाएं, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग लॉ बने हुए हैं वो ठीक हैं या नहीं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।